नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ब्रिक्स देशों ने की पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा। घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ मुकाबला करने की जताई प्रतिबद्धता। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को किया खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बताया साझा हितों और भविष्य की बुनियाद। कहा, निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद या आतंकियों का ना हो समर्थन। आतंकवाद की निंदा करना हो हमारा सिद्धांत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रक सम्मेलन 2025 का करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली में 3 दिन तक चलेगा सम्मेलन। गाजा संघर्ष विराम पर इजरायल और हमास के बीच कतर में बातचीत जारी। नेतन्याहू आज वॉशिंगटन में ट्रंप से करेंगे मुलाकात। बर्मिंघम में टीम इंडिया की 58 साल में पहली जीत। इंग्लैंड को 336 रनों से हराया। 5 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। लॉर्ड्स में 10 जुलाई से होगा तीसरा टेस्ट। तो चलिए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इस साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। ब्रिक्स समिट में पहले दिन की कार्यवाही के बाद अपनाए गए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए उसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी, जहां भी और जिसके द्वारा भी किया गया हो। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में लिखा है कि हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उपसमूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित है। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप अपनाने का आह्वान करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को साझा हितों और भविष्य की बुनियाद बताया है। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस सत्र में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीय और कायरतापूर्ण करार दिया। साथ साथ कहा कि हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं।
अगर पहले यह देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो यह मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सम्मति देना, आतंकवाद या आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित भी किया। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि वैश्विक दक्षिण अब एक अधिक समावेशी, सतत और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के लिए एकजुट है। शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक दक्षिण सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन हेतु मजबूत बनाना है, जिसके तहत नेताओं ने पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता, लोकतंत्र, समावेशिता और सहमति जैसे मूल सिद्धांतों को दोहराया। घोषणा पत्र में 3 प्रमुख पहलों की घोषणा की गई, जिसमें जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं की फ्रेमवर्क घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शासन का संयुक्त वक्तव्य और सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी शामिल है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन प्रणालियों में तत्काल सुधार की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने मलेशिया को भारत के लिए अहम बताते हुए महासागर विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसका प्रमुख स्थान बताया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने कहा कि आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्र ऐसे हैं जहां द्विपक्षीय संबंध मजबूती से बढ़ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार संबंधों को कैसे और मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल से मुलाकात की। रियो डी जेनेरियो में हुई इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में बहुत विस्तार की संभावना जताई। पीएम ने कहा कि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्र भी समान रूप से आशाजनक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्यूबा में आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। दोनों नेताओं ने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अच्छी बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रियो डी जेनेरियो में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात पर खुशी जाहिर की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन रक्षा लेखा विभाग की ओर से किया जा रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन परिवर्तन। इस कार्यक्रम में 8 उच्च स्तरीय व्यावसायिक सत्र होंगे। इसमें बजट और लेखा सुधार, आंतरिक लेखा परीक्षा पुनर्गठन, सहयोगी अनुसंधान, मूल्य निर्धारण, नवाचार और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। सम्मेलन में रक्षा लेखा विभाग, सिविल सेवा, शिक्षाविद, थिंक टैंक और रक्षा तथा वित्तीय क्षेत्रों के हितधारक भाग लेंगे। और गाजा बंधकों और संघर्ष विराम समझौतों को लेकर इजराइल और हमास के बीच कतर में बातचीत जारी है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू ने वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरने से पहले
दोहा में फिर से शुरू हुई युद्ध विराम वार्ता में भाग लेने वाले इजरायली वार्ताकारों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे उन शर्तों के तहत युद्ध विराम समझौता करें जिन्हें इजरायल ने स्वीकार किया है। हमास पहले ही कह चुका है कि वो इजरायल के साथ 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर तुरंत बातचीत के लिए तैयार है। और टेक्सास में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या कम से कम 78 तक पहुंच गई है, जिसमें 28 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं यहां पर ग्वादालूप नदी के पास समर कैंप से लापता 10 लड़कियों और एक काउंसलर की तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है कि बाढ़ से मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इस घटना को भयानक उन्होंने बताया है और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी भेजी हैं। ट्रंप ने कहा कि वो शुक्रवार को आपदा स्थल का वो दौरा करेंगे और नेशनल वेदर सर्विस ने सेंट्रल टेक्सास के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और बात करें खेलों की तो बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों से हरा दिया है। रनों के लिहाज से यह विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। तो वहीं भारत ने बर्मिंघम में पहली बार कोई टेस्ट जीता है। भारत ने इंग्लैंड को 608 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।